तो फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो मैंने कुछ दिन से जो वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो बीच में कुछ दिन गैप्स हो गए थे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। अब मैं कोई भी गैप नहीं लूँगी क्योंकि अब मैं कंटिन्यू क्लास करवाऊँगी। तो हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी क्लास 6 टू 10 एसएसटी हिस्ट्री की, तो वो आज मैं कंटिन्यू करूँ, फिर से स्टार्ट कर रही हूँ कंटिन्यू। तो चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। दोस्तों, जो एनसीईआरटी है वो एक कहानी बेस स्टार्ट करती है अपने चैप्टर्स को। तो पहले हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं। तो इस कहानी में है रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? तो ये जो क्वेश्चन उसके मन पे आया है कि आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं, इसे हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो नोट होते हैं या फिर रुपए होते हैं उसमें शेर के चित्र क्यों है। हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। हमने देखा है कि जो रुपए होते हैं या फिर जो नोट होते हैं उनमें शेर के चित्र बने होते हैं ऐसे। तो उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है कि इसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में हमने चैप्टर 6 में पढ़ लिया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। उत्कीर्ण मतलब उनमें कुरेद करके बनाया गया था। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो इसमें ये बोल रहा है कि इस अभिलेख को क्यों बनाया गया है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो राजा अशोक था उसे इतना बड़ा राजा क्यों बोला जाता था और वो इतने बड़े साम्राज्य का कैसे निर्माण किया था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। किसने किया था? उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने किया था 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। जो कौटिल्य या फिर कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, तो इन्होंने ही उनकी चंद्रगुप्त जो थे, जो अशोक के दादाजी थे, उनकी हेल्प की थी, मदद किया था इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करने के लिए। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। जो चाणक्य की जो नीति थी, चाणक्य जो भी उस समय साम्राज्य के लिए करता था, जो भी मदद करता था, उसमें उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है अर्थशास्त्र में। अब हम इसे देख लेते हैं कि वंश किसे कहते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो वंश किसे कहते हैं? जब एक ही परिवार का जो है, जैसे कि हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, उसके बाद हमारे भाई या फिर बहन, तो ये हो जाता है वंश। तो उन्हीं में क्या होता है, राजा बनते हैं एक के बाद एक पीढ़ी, तो उसे ही हम लोग वंश बोलते हैं। जैसे कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। पहले थे चंद्रगुप्त, जो अशोक के दादाजी थे, उसके बाद उनके पिता आए बिंदुसार और उसके बाद अशोक आए। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ये जितने भी काले बिंदु है इसमें दिखाया गया है कि बहुत से यहाँ पे क्या थे, नगर थे। ठीक है, तो इसके बाद है, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। जो इसके जो राजधानी थे पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। क्या बोल रहा है कि शायद जो नगर थे उसमें कौन रहते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। आगे देखते हैं।
साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जो साम्राज्य के क्या थे, जो बहुत बड़े क्षेत्र थे उसमें कौन बसे हुए थे, किसान और पशुपालक। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। क्या करते थे, वो फल फूल का संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। क्या होता था कि वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और फिर अलग अलग किस्म के पोशाक कपड़े भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, ये हम देख लेते हैं कि राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। क्या बोल रहा है इसमें कि जो साम्राज्य है वो राज्य से काफी बड़ा होता है और उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की काफी जरूरत होती है, मतलब ज्यादा सेनाओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती है, क्योंकि पूरा साम्राज्य चला रहा है और उसे कर वसूलना है, तो कर वसूलने के लिए क्या चाहिए, उन्हें अधिकारी की जरूरत होती थी। अब हम आगे देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जो मौर्य साम्राज्य था वो काफी बड़ा था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र और जो उसके आसपास के इलाके थे उसमें क्या होता था कि जो सम्राट था, जो राजा था, उसका सीधा नियंत्रण था, क्योंकि वो आसपास के इलाके थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। क्या होता था कि जो राजा थे उनका जो भी उल्लंघन करता था, उनके आदेशों का, नियमों का, उसे जो अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, दंड देते थे। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। क्या करता था वो, जो वरिष्ठ मंत्री थे वो उनको सलाह देते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनकी सहायता से वो क्या करते थे, पूरे राज्य में नियंत्रण रखते थे साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या फिर गवर्नर बना दिया जाता था। जो वहां के जो राजकुमार होते थे, राजा के पुत्र या फिर जो भी, उनको क्या किया जाता था, वहां के राज्यपाल यानी कि गवर्नर बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आज हम यहीं तक इसे रखते हैं और नेक्स्ट दिन हम लोग इसे पूरा करेंगे। तो आशा करती हूँ कि इतना दूर आपको समझ आ गया होगा और कल मैं इसे पूरा करवा दूँगी। तो अगर आपको सच में सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो इससे मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। सो थैंक यू।